कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसिडेंट से जो इंसानी तारीख में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक इतना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पूरे आइलैंड पर स्ट्राइक करता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इंसानी ब्रेन्स भी शट डाउन हो जाते हैं। कुछ ही मिनट्स के अंदर लाइट्स बंद, मशीन्स डेड, कम्युनिकेशन जीरो। और सिर्फ सिस्टम्स नहीं, लोग भी। आइलैंड पर रहने वाले 5 लाख लोगों में से मेजॉरिटी या तो स्पॉट पर ही मर जाती है या फिर इतने सिवियर डैमेज के साथ गिरती है कि पहचान मुश्किल हो जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये शॉक डायरेक्टली ब्रेन को हिट करता है, सर्वाइवल चांस ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन यही से स्टोरी नॉर्मल डिजास्टर से हॉरर में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। इस मास डिस्ट्रक्शन के बीच एंटर होती है हमारी लीड कैरेक्टर मॉली। वो एक ऐसा डिसीजन लेती है जो कोई भी रैशनल इंसान नहीं लेगा। उसका हस्बैंड इसी आइलैंड पर काम करता था और अब मिसिंग है। मॉली को एक बात क्लियर है, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो, वो उसे ढूंढे बिना वापस नहीं जाएगी। ये सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये डेड को फाइंड करने की फाइट है। प्रॉब्लम तब सीरियस हो जाती है जब गवर्नमेंट का रियल फेस सामने आता है। इंसिडेंट के तुरंत बाद आइलैंड कंप्लीटली सील कर दिया जाता है। नो मीडिया, नो पब्लिक एंट्री, नो आंसर्स। जिन लोगों ने अपने अपने फैमिली मेंबर्स लूज किए, उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। हर सवाल को साइलेंस से क्रश कर दिया जाता है। मॉली हर डोर नॉक करती है, हर ऑफिस के चक्कर लगाती है और फाइनली एक लूप होल मिलता है। वो डेड बॉडी रिकवरी वॉलंटियर बनकर आइलैंड में एंट्री ले लेती है। लेकिन वो अकेली नहीं है, वहाँ और भी लोग हैं जो ऑफिशियली वॉलंटियर हैं लेकिन एक्चुअली अपने मिसिंग लव्ड वंस को सर्च करने आए हैं। सबको लगता है उनका काम सिंपल होगा, बॉडीज आइडेंटिफाई करनी है, टैग करनी है और बरी करनी है। लेकिन फिर सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। टीम को लीड कर रहा मिलिट्री ऑफिसर एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। कुछ बॉडीज में अनयूजुअल मूवमेंट्स ऑब्जर्व हुए हैं। नो वार्निंग, नो साउंड। कुछ लोग मरने के बाद दोबारा खड़े हो गए। लेकिन ये टिपिकल ज़ॉम्बी सिचुएशन नहीं है। सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये नहीं कि वो उठ रहे हैं, सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है उनमें कुछ मेमोरीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। उनकी आंखों में ब्लैंक स्टेयर है, लेकिन कभी कभी रिएक्शन भी आता है, जैसे ब्रेन कंप्लीटली इरेज नहीं हुआ। सिचुएशन टेंस होती देखकर ऑफिसर क्लैरिफाई करता है, ये रीएनिमेटेड बॉडी स्लो है, उनमें कोऑर्डिनेशन वीक है और उनका कंट्रोल अनस्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम स्पीड नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इमोशनल कनेक्शन। सोचो, अगर आपके सामने आपका अपना इंसान खड़ा हो जो ऑफिशियली डेड डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन वो आपको देख रहा हो, आप क्या करोगे? रन या अप्रोच? आइलैंड अब सिर्फ डिजास्टर जोन नहीं रहा, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका है। एक तरफ गवर्नमेंट ट्रूथ हाइड कर रही है, दूसरी तरफ साइंस कंफ्यूज्ड है और तीसरी तरफ लोग अपनी इमोशंस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। मॉली के लिए मिशन और पर्सनल हो जाता है। अगर उसका हस्बैंड उन रिटर्न लोगों में हुआ तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी या खुद उसे बरी करेगी? टाइटल का रियल मीनिंग यही समझ आता है, वी बरी द डेड। कभी कभी डेड को दफन करना इजी होता है, लेकिन उन यादों को दफन करना सबसे मुश्किल। और जब डेड खुद उठकर सामने आ जाए तो इंसान को डिसाइड करना पड़ता है, क्लोजर चूज करे या होप। ऑफिसर क्लियरली बोलता है, ये जो रीएनिमेटेड बॉडीज हैं, ये अटैक नहीं करती। हर स्ट्रीट में आर्म्ड सोल्जर्स तैनात हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सुनने में सब मैनेजेबल लगता है, लेकिन मॉली का चेहरा फिर भी सफेद पड़ जाता है। फियर उसकी आंखों में क्लियर दिख रहा होता है। फिर एक थॉट उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है, उसका हस्बैंड। बस वही ख्याल उसे फिर से स्ट्रांग बना देता है। वो पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, वो है कहाँ? बेसिक गियर मिलने के बाद मॉली बाकी वॉलंटियर्स के साथ बस में बैठती है। बस क्वारंटीन जोन की तरफ बढ़ने लगती है और जो नज़ारा बाहर दिखाई देता है वो दिल हिला देने वाला है। चारों तरफ राख, टूटे हुए घर, जली हुई रोड्स। जो आइलैंड कभी लाइफ से भरा हुआ था, अब एक साइलेंट ग्रेवयार्ड बन चुका है। टीम का काम सिंपल नहीं है, उन्हें गली गली, घर घर जाकर बॉडीज कलेक्ट करनी है। हर घर एक अलग कहानी है और हर कहानी अधूरी। मॉली जब एक घर के अंदर धीरे धीरे एंटर करती है, कर्टन हटाती है और सामने एक पूरा फैमिली सीन फ्रीज हुआ मिलता है। 3 डेड बॉडीज। डेथ इतनी सडन थी कि किचन का टैप भी बंद नहीं हुआ, पानी अभी तक बह रहा है, जैसे घर वालों को अब भी वेट हो कि वो वापस आएंगे। मॉली की एक टीममेट ये सब देख नहीं पाती, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वहीं जॉब छोड़कर चली जाती है। यहीं समझ आता है, ये फिजिकल काम नहीं है, ये मेंटल एंड्योरेंस का टेस्ट है। इसके बाद मॉली को नया पार्टनर असाइन होता है, जेसन। जेसन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बंदा है, केयर फ्री, ऑलमोस्ट रेकलेस, जैसे फेयर वर्ड उसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बॉडीज देखकर ना उसे डिस्गस्ट होता है ना शॉक, उल्टा वो जोक्स करता रहता है, सिचुएशन को लाइट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो जेन्युइनली इनसेंसिटिव है या फिर ये उसका कोपिंग मैकेनिज्म है, फियर को मास्क करने का तरीका?
टाइम के साथ मॉली भी अडेप्ट होने लगती है। अब वो बॉडीज देखकर स्क्रीम नहीं करती। उसे समझ आ गया है वॉलंटियर्स को सबसे ज्यादा डर बॉडीज की कंडीशन से नहीं लगता। डर तब लगता है जब उनमें कोई फेमिलियर फेस मिल जाए, और ये फियर हर मोमेंट उसका पीछा करता है। एक घर की वॉल पर लगी शादी की फोटो देखकर मॉली फ्रीज हो जाती है। उसे अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं। स्माइल, प्रॉमिसेस और वो ट्रस्ट के सब ठीक रहेगा। लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है। मॉली डिसाइड करती है कि वो सदर्न सेक्टर जाएगी, वही एरिया जहां उसका हस्बैंड काम करता था। लेकिन सोल्जर्स उसे रोक देते हैं। वो बताते हैं वहां अभी भी फायर एक्टिव है, एरिया कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। और यहीं से टेंशन और पर्सनल हो जाती है, क्योंकि जब किसी जोन को ब्लॉक किया जाता है तो यूजुअली वहां सिर्फ आग नहीं होती, कुछ और भी होता है। और मॉली के दिल में अब सिर्फ एक डाउट ग्रो कर रहा है, क्या सच में गवर्नमेंट सब कंट्रोल में रखी हुई है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। यहाँ पर एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर सदर्न सेक्टर में अभी तक आग जल रही है तो वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है? लेकिन सबसे स्कैरी बात ये नहीं कि मॉली वहाँ नहीं जा पा रही। सबसे स्कैरी बात ये है, जितनी ज्यादा बॉडीज वो कलेक्ट करती जा रही है, उतना ही एक थॉट उसके अंदर सेटल होता जा रहा है। अगर मेरा हस्बैंड जिंदा मिला तो क्या वो वैसे ही होगा जैसे मैं उसे याद करती हूँ? ये डाउट उसे अंदर से तोड़ने लगता है। मजबूरी में मॉली काम कंटिन्यू करती है। रोज बॉडीज, रोज ब्रोकन होम्स, रोज साइलेंस। हर दिन के साथ उसका पेशेंस भी ग्रो करता है और फियर भी। एक दिन मॉली और जेसन मिलकर एक बंद दुकान का शटर तोड़ते हैं। अंदर चेक करने ही वाले होते हैं कि बाहर से अचानक लाउड स्क्रीमिंग सुनाई देती है। एक वॉलंटियर रोड पर भागता हुआ आता है। वो इमरजेंसी सिग्नल फ्लेयर जला देता है। कुछ सेकंड्स में पैनिक स्प्रेड हो जाता है। न्यूज आती है कहीं पर एक मूविंग डेड बॉडी देखी गई है। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। सोल्जर्स स्प्रिंट करते हुए एरिया में एंटर करते हैं। फिर गन शॉट्स, तेज लगातार गन शॉट्स। मॉली का हार्ट बीट इतना फास्ट हो जाता है कि उसे अपनी सांस की आवाज सुनाई देने लगती है। वो बिना सोचे समझे पास के एक वेयरहाउस में घुस जाती है। टॉर्च ऑन करते ही फ्लोर पर फ्रेश ब्लड मार्क्स दिखते हैं, जैसे किसी को अभी अभी ड्रैग किया गया हो। और फिर रैक्स के पीछे एक ह्यूमन शैडो मूव करता दिखाई देता है। वहां एक रिटर्न्ड खड़ा है, बिल्कुल स्टिल, नो अग्रेशन, नो सडन मूवमेंट, सिर्फ खड़ा हुआ। मॉली को मिलिट्री ऑफिसर की बात याद आती है। ये लोग अटैक नहीं करते। वो जेसन की तरफ देखती है, लेकिन जेसन पैनिक नहीं करता। वो कामली एक सिग्नल फ्लेयर जला देता है। और फिर वही रूटीन, सोल्जर्स, गन शॉट्स और फिर साइलेंस। उस मोमेंट मॉली के अंदर कुछ परमानेंटली क्रैक हो जाता है। उसे पहली बार फील होता है ये क्रीचर्स फुली मॉन्स्टर्स नहीं हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का एक ब्रोकन पीस अभी भी एग्जिस्ट करता है। और शायद वही चीज इन्हें और टेरिफाइंग बनाती है, क्योंकि अगर इंसानियत का कुछ पार्ट बाकी है तो फिर उन्हें बिना सोचे शूट कर देना क्या सही है? मिलिट्री का कोल्ड अप्रोच, सी मूवमेंट, एलिमिनेट टारगेट, ये माइंडसेट मॉली की जिद को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब उसका हस्बैंड सिर्फ एक मिसिंग पर्सन नहीं रहा, वो एक क्वेश्चन बन चुका है। अगर वो भी ऐसे ही मिला तो क्या वो उसे मरने देगी या उसे बचाने की कोशिश करेगी? प्रॉब्लम ये है कि वो इस वक्त आइलैंड के नॉर्दर्न जोन में है और उसका हस्बैंड का वर्क प्लेस फार साउथ के सील्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है, दो अलग एंड्स ऑफ द आइलैंड। कई रातों तक मॉली सिर्फ ये प्लान करती रहती है कर्फ्यू के टाइम क्वाइटली निकल जाए, अकेली सदर्न जोन तक पहुंच जाए। लेकिन हर बार कोई ना कोई वॉलंटियर उसे देख लेता है। रिस्क हाई है, पनिशमेंट अननोन है। फाइनली वह जेसन को अपनी रियल इंटेंशन बता देती है। वो क्लियरली बोलती है, मैं यहाँ सिर्फ वॉलंटियर का काम करने नहीं आई, मुझे साउथ जाना है, मुझे उसे ढूंढना है। और अब सवाल ये है, क्या जेसन उसका साथ देगा या रिपोर्ट करेगा? क्योंकि इस आइलैंड पर ट्रस्ट भी लग्जरी बन चुका है और हर डिसीजन लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस हो सकता है। मॉली फाइनली जेसन को क्लियरली बोल देती है, मैं साउथ जाऊंगी, चाहे वो जिंदा मिले या सिर्फ एक बॉडी। जेसन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। शायद उसे भी कुछ प्रूव करना है, या शायद अब उसे डेथ का डर पहले जैसा फील नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह से पहले जेसन एक रिपेयर वर्कशॉप का लॉक तोड़ता है। अंदर खड़ी होती है एक ऑफ रोड बाइक। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पता है जर्नी लंबी है और पैदल जाना ऑलमोस्ट सुसाइड होगा। वो बाइक स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक औरत पर पड़ती है। उसके बाल अजीब से पर्पल शेड में है। दोनों अज्यूम करते हैं डेड बॉडी है। वो इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और यही स्टोरी एक और डेंजरस टर्न ले लेती है। अब सवाल ये नहीं कि वो कैसे उठी, सवाल ये है कि वो उठकर करेगी क्या। विदाउट एनी वार्निंग
वो औरत सीधा खड़ी हो जाती है। नो साउंड, नो स्क्रीम। मॉली हल्की सी मूवमेंट सुनकर टॉर्च उठाती है। उस औरत का माउथ ट्विच कर रहा होता है, टीथ ग्राइंड कर रहे होते हैं, जैसे बॉडी से पहले हंगर एक्टिवेट हो गई हो। उन दोनों का हार्ट बीट ड्रॉप हो जाता है। अब क्लियर हो चुका है, ये पहले वाले स्लो ब्लैंक क्रीचर्स नहीं है। इसके चेहरे पर अग्रेशन है, आईज में सिर्फ एम्प्टीनेस नहीं, इंटेंट है, अटैक का इंटेंट। यहीं से गेम के रूल्स चेंज हो जाते हैं। अब ये सिर्फ चल नहीं रहे, ये चूज कर रहे हैं। एक सेकंड वेस्ट किए बिना मॉली और जेसन बाइक को पुश करते हैं। वो वहां से एस्केप करते हैं। हाईवे पर फुल स्पीड, रोड के बीच बीच में जली हुई कार्स पड़ी हैं, जैसे लोग भागते भागते फ्रीज हो गए हो, लेकिन बाइक की स्पीड उन्हें अलाइव रखती है। सदर्न रिस्ट्रिक्टेड जोन की डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है। मॉली के दिल में पहली बार होप जगती है, शायद वो क्लोज है, शायद वो उसके पास पहुंचने वाली है। तभी जेसन अचानक ब्रेक मार देता है। आगे आर्मी पेट्रोल व्हीकल खड़ी होती है। दोनों इंस्टेंटली बाइक के पीछे हाइड हो जाते हैं। सांस रोककर वेट करते हैं कि पेट्रोल आगे निकल जाए। तब मॉली पीछे मुड़कर देखती है और उसका खून जम जाता है। एक रिटर्न सीधा उनकी तरफ वॉक कर रहा होता है। इस बार स्लो नहीं, फोकस्ड, टारगेटेड। वो कुछ कर पाते उससे पहले गन शॉट। एक सोल्जर ने उसे दूर से ही एलिमिनेट कर दिया। बॉडी ग्राउंड पर गिर जाती है। साइलेंस। इस मोमेंट पर टेंशन डबल हो जाती है। एक तरफ इवॉल्विंग डेड, दूसरी तरफ ट्रिगर हैप्पी मिलिट्री, और बीच में मॉली, जिसका मिशन अब सिर्फ इमोशनल नहीं, एक्सट्रीमली डेंजरस हो चुका है। क्योंकि अब साउथ जोन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, वहाँ शायद आंसर्स हैं, या फिर सच जो गवर्नमेंट किसी भी कॉस्ट पर हाइड करना चाहती है। किस्मत से सोल्जर्स की नजर मॉली और जेसन पर नहीं पड़ती। वो एक सेकंड वेस्ट किए बिना फिर से बाइक फुल स्पीड में दौड़ा देते हैं। जैसे जैसे वो सदर्न सील जोन के करीब पहुंचते हैं, हवा हैवी होने लगती है। स्मोक की स्मेल और गहरी। अब क्लियर है, आग सिर्फ लगी नहीं थी, अभी तक जल रही है। एक पहाड़ी पॉइंट पर रुककर जब वो नीचे देखते हैं तो पूरा एरिया एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसा लगता है। जली हुई जमीन, उठता हुआ धुआं और एक ऐसा साइलेंस जो कानों को चुभने लगे। जेसन एक्सेलरेटर घुमा देता है और फाइनली वो आइलैंड के सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉयड सदर्न जोन में एंटर कर जाते हैं। अंधेरा होने से पहले उन्हें एक अबैंडन बिल्डिंग मिलती है। डिसीजन सिंपल है, रात यहीं सर्वाइव करनी होगी, क्योंकि बाहर रहना मतलब खुद को ओपन टारगेट बना देना। लेकिन जैसे ही वो सेटल होते हैं, एक हैवी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। डोर क्रैक होता है और एक मैसिव रिटर्न अंदर एंटर करता है। जेसन पहले उसे लाइटली लेता है, जैसे पहले वाले स्लो क्रीचर्स हों, लेकिन नेक्स्ट सेकंड वो डेड इनसेन स्पीड से उन पर लंच करता है। ये स्लो नहीं है, ये हंट कर रहा है, टारगेट चूज करके। तभी गन शॉट। डोर पर एक सोल्जर खड़ा है, वो क्रीचर को गिरा देता है। उसका नाम है लोगन। लोगन स्ट्रिक्ट टोन में वार्न करता है, जैसे जैसे तुम साउथ के अंदर जाओगे ये लोग और वायलेंट होते जाएंगे। फिर उसे पता चलता है कि मॉली और जेसन इलीगल तरीके से रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसे हैं। उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो एक्सप्रेशन कहता है अब असली डेंजर स्टार्ट होगा, क्योंकि इस एरिया में रूल्स आर्मी डिसाइड नहीं करती, सिचुएशन डिसाइड करती है। लोगन इंसिस्ट करता है कि दोनों से अलग अलग क्वेश्चनिंग होगी। कुछ मिनट्स बाद वो वापस आता है और मॉली को बताता है जेसन तुम्हें छोड़कर भाग गया। मॉली के अंदर तुरंत डाउट होता है। जेसन ऐसा नहीं था, वो एस्केप करके उसे अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन तब लोगन एक पावरफुल लाइन बोलता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढने में हेल्प करूंगा। और यही वो मोमेंट है जहां फियर और ट्रस्ट के बीच मॉली गलत चॉइस कर लेती है। वो उसकी मिलिट्री व्हीकल में बैठ जाती है। मॉली चाहती थी कि सीधा हस्बैंड के वर्क प्लेस चले, लेकिन लोगन इंसिस्ट करता है पहले मुझे अपने घर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है। स्काई धीरे धीरे डार्क हो रहा है। रात इस जोन में सबसे बड़ा प्रेडेटर है। मजबूरी में मॉली उसकी बात मान लेती है। घर पहुंचते ही लोगन का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। वो अननेसेसरी ज्यादा चीयरफुल है, जैसे किसी गेस्ट को वेलकम कर रहा हो, या जैसे उसे फाइनली कोई मिल गया हो जो उसकी लोनलीनेस ब्रेक करे। और यहीं से एक नया साइकोलॉजिकल लेयर स्टार्ट होता है, क्योंकि कभी कभी मॉन्स्टर सिर्फ बाहर नहीं होते, कभी कभी यूनिफॉर्म के अंदर भी होते हैं। अब सवाल ये है, क्या लोगन सच में हेल्प करेगा, या मॉली ने एक और गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लिया है? और जेसन, क्या वो सच में भाग गया, या उसके साथ कुछ और हुआ है? लोगन का घर अजीब तरह से नॉर्मल लगता है, जैसे किसी ने अपोकलिप्स को बाहर ही रोक दिया हो। वो खाना प्रिपेयर करता है, टेबल सेट करता है, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। लेकिन मॉली का एपेटाइट खत्म हो चुका है। उसकी नजर वॉल्स पर लगी फैमिली फोटोज पर टिक जाती है। एक स्माइलिंग कपल, एक इनकम्प्लीट लाइफ। तब लोगन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो बताता है, एक्सीडेंट के वक्त मैं ड्यूटी पर बाहर था, इसीलिए बच गया। मेरी प्रेग्नेंट वाइफ यहीं मर गई। ये सुनकर मॉली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे फील होता है कि इस एक डिजास्टर ने सिर्फ बॉडीज नहीं, पूरे फ्यूचर्स डिस्ट्रॉय कर दिए। वो अपने दुख में ही डूबी होती है। तब लोगन एक स्ट्रेंज रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि मॉली उसकी डेड वाइफ के कपड़े पहने और उसके साथ एक डांस करे। रूम फ्रीज हो जाता है। मॉली शॉक में खड़ी रह जाती है, लेकिन सिचुएशन इतनी फ्रैजाइल है
कि नो बोलना भी डेंजरस लगने लगता है। दोनों ने अपना सबसे करीबी इंसान खोया है और शायद इसी शेयर्ड पेन ने मॉली को कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट कर दिया। स्लो म्यूजिक स्टार्ट होता है। दोनों एक दूसरे को होल्ड करके डांस करते हैं। मॉली के माइंड में अपने हस्बैंड के मेमोरीज फ्लैश हो रहे होते हैं, लाफ्स, प्रॉमिसेस, सेफ मोमेंट्स। लेकिन लोगन की आंखों में कुछ और चल रहा होता है। वो मॉली को मॉली नहीं देख रहा, वो अपनी वाइफ को देख रहा है। रिप्लेसमेंट। सॉन्ग खत्म होता है। लोगन की नजर मॉली के हाथ पर पड़ती है। वो देखता है मॉली ने वो रिंग नहीं पहनी जो उसने स्पेसिफिकली निकाल कर रखी थी। बस उसका फेस इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। सैडनेस, एंगर, ऑब्सेशन सब एक साथ सरफेस पर आ जाता है। उसे लगता है मॉली ने मोमेंट रूइन कर दिया। मॉली कामली समझाने की कोशिश करती है, मैं ऑलरेडी अपनी शादी की रिंग पहनी हुई हूँ, मैं किसी और की रिंग नहीं पहन सकती। लेकिन लोगन अब लिसन करने की स्टेट में नहीं है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। इस बार उसके स्टेप्स में ग्रीफ नहीं, पोजेशन है, कंट्रोल है। और तब मॉली को समझ आता है ये इंसान ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन शायद उनसे भी ज्यादा डेंजरस है। वो इंस्टेंटली साइड रूम में भागती है, डोर लॉक कर देती है। बाहर लोगन की हैवी ब्रीदिंग सुनाई देती है। अंदर मॉली को पहली बार रियलाइज होता है वो सिर्फ डेड से नहीं लड़ रही, वो लिविंग मैडनेस से भी लड़ रही है। तब उसकी नजर बेड पर पड़ती है। वहाँ एक वुमन की डेड बॉडी पड़ी होती है, प्रेग्नेंट बेली क्लियरली विजिबल। ये लोगन की वाइफ है, अनमूव्ड, अनटच्ड, जैसे टाइम उस रूम में फ्रीज हो गया हो। और उस मोमेंट मॉली को समझ आ जाता है लोगन का दुख ग्रीफ नहीं रहा, वो ऑब्सेशन बन चुका है, डिनायल। उसने अपनी वाइफ को बेरी नहीं किया, उसने उसे छोड़ा ही नहीं, जैसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि वो जा चुकी है। अब सिचुएशन और डार्क हो चुकी है। एक तरफ इवॉल्विंग डेड आउटसाइड, दूसरी तरफ एक मेंटली अनस्टेबल सोल्जर इनसाइड, और मॉली बीच में ट्रैप्ड। अब सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, अब ये साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका है। अस मोमेंट मॉली को क्लियर समझ आ जाता है लोगन का दुख ग्रीफ नहीं रहा, वो प्योर मैडनेस बन चुका है। उसका दिल ठंडा पड़ जाता है। दिमाग सिर्फ एक लाइन रिपीट करता है, यहाँ रुकी तो जिंदा नहीं बचेगी। बिना वेस्टिंग अ सेकंड वो विंडो से बाहर जंप कर जाती है। पीछे से लोगन उसका पीछा करता है। अंधेरा, स्मोक, ब्रोकन स्ट्रीट्स, मॉली ब्लाइंडली भाग रही होती है। वो एक वेयरहाउस के अंदर घुसकर हाइड करती है, टॉर्च ऑन करती है, और जो वो देखती है उसके होश उड़ा देता है। कॉर्नर में कई रिटर्न्ड लोग चेन से बंधे खड़े होते हैं। कोई स्क्रीम नहीं, कोई अटैक नहीं, बस ब्लैंक आइज, स्लो बॉडी मूवमेंट, जैसे एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। मॉली अपना मुंह दबा लेती है कि आवाज ना निकले। तभी बाहर लोगन के फुटस्टेप्स करीब आते जाते हैं। एस्केप का कोई क्लियर रूट नहीं बचा। और तब मॉली के दिमाग में एक लास्ट डेस्परेट प्लान आता है। वो अपनी शादी की रिंग उतार देती है, डीप ब्रेथ लेती है और धीरे से बाहर निकलती है। अपनी वॉइस टोन चेंज करके बिल्कुल लोगन की वाइफ जैसी सॉफ्टनेस लाकर कहती है, मैं अपनी रिंग ढूंढ रही हूँ। लोगन पहले ही इमोशनली ब्रोकन होता है। ये सुनते ही वो पूरी तरह से रियलिटी लूज कर देता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कन्फेस करता है इतने सारे चेन रिटर्न पर रिसर्च करने की उसकी सिर्फ एक होप थी कि शायद किसी दिन उसकी वाइफ भी वापस आ जाए, अलाइव। मॉली उसकी बातों में हाँ मिलाती रहती है, हर वर्ड झूठ, हर सेकंड डेथ से एक स्टेप दूर। जैसे ही लोगन का फोकस वीक होता है, मॉली हिडन वेपन निकाल लेती है। एक सेकंड का डिसीजन। लोगन के फेस पर शॉक और बिट्रेल फ्रीज हो जाता है। वो अपना गला पकड़कर नीचे गिर जाता है। साइलेंस। मॉली एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करती। उसकी पॉकेट से कार कीज लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जाते वक्त उसकी नज़र फिर बेड वाले रूम की तरफ पड़ती है। लोगन की प्रेग्नेंट वाइफ अब मूवमेंट दिखा रही होती है। वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रही, लेकिन क्लियर साइंस ऑफ रिएनिमेशन। मॉली फियर को अंदर दबा देती है, गैस पेडल प्रेस करती है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉली ड्राइवर सीट पर आंख खोलती है। रोड आगे डेब्री से कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। कार यहीं तक थी। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, बाइक। वो बिना रुके आगे बढ़ती है। साइलेंट हाईवे, बर्न्ट व्हीकल्स और वही हैवी साइलेंस। तभी पीछे से हैवी फुटस्टेप्स की आवाज आती है। कोई स्क्रीम नहीं, बस एक डीप ग्राउल। वो मुड़कर देखती है, एक पावरफुल रिटर्न फुल फोर्स के साथ उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। ये पहले वाले जैसे नहीं, ये प्योर एग्रेशन है। मॉली टाइम पर बाइक छोड़ देती है और साइड की तरफ रोल करती है। क्रीचर बाइक पर टकराता है। मेटल क्रैश की लाउड आवाज होती है। अब मॉली के पास वेपन कम है, एनर्जी कम है, लेकिन डिटर्मिनेशन अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि अब वो सिर्फ हस्बैंड को ढूंढने नहीं जा रही, अब वो आंसर्स ढूंढने जा रही है। ये वायरस इवॉल्व हो रहा है, डेट चेंज हो रहे हैं और शायद साउथ जोन में सच छुपा है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। मॉली पालती हुई बस के अंदर घुस जाती है।
दिल इतना जोर से धड़क रहा होता है कि उसे लगता है बाहर वाली चीज सुन लेगी। वो क्रीचर बस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। मेटल पर उसके हाथ की स्क्रैपिंग साउंड पूरे नर्व्स हिला देती है। अब सवाल ये नहीं कि मॉली बच पाएगी या नहीं, सवाल ये है जब डेड इतने चेंज हो चुके हैं तो क्या उसका हस्बैंड अब भी वही इंसान हो सकता है? जैसे ही क्रीचर 1 सेकंड के लिए बैलेंस लूज करता है, मॉली पास पड़ी एक हेवी ऑब्जेक्ट उठाती है। फुल फोर्स से अटैक, एक बार फिर दोबारा, तब तक जब तक वो मूवमेंट कंप्लीटली स्टॉप ना हो जाए। फिर वो जमीन से एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाती है। अब सिर्फ 6 माइल्स, बस 6 माइल्स दूर है वो जगह जहां उसका हस्बैंड था। डिस्टेंस छोटी है लेकिन डर पहले से कहीं ज्यादा हैवी। रात गुजारने के लिए वो एक खड़ी हुई मोटो होम में रुक जाती है। वॉल पर एक स्माइलिंग फैमिली की फोटो लगी होती है। 4 लोग खुश, जैसे किसी और दुनिया के हों। क्लियर है वो लोग अब यहाँ नहीं हैं। कब रात गहरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आती है। ना स्क्रीम ना ग्राउल, बस मिट्टी हटने की साउंड। मॉली धीरे से बाहर निकलती है और जो वो देखती है वो उसकी रूह तक हिला देता है। एक रिटर्न जमीन खोद रहा होता है, लेकिन वो अटैक नहीं करता। वो अपने परिवार की बॉडीज को केयरफुली उठाकर गड्ढे में रख रहा होता है, बड़े आराम से, जैसे कोई लास्ट ड्यूटी निभा रहा हो। मॉली पहचान लेती है ये उसी मोटर होम का ओनर है। यही फिल्म फिर डायरेक्शन चेंज करती है। ये डेड सिर्फ डेंजर नहीं है, इनमें मेमोरीज बची हैं, इमोशन के टुकड़े बचे हैं। मॉली खुद को रोक नहीं पाती, वो आगे बढ़कर उसकी हेल्प करती है। दोनों बिना एक शब्द बोले मिट्टी भरते हैं। जब लास्ट में वो रिटर्न्ड औरत खुद गड्ढे में उतर जाती है, 1 सेकंड के लिए उसकी नजर मॉली से मिलती है। कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन सब समझ आ जाता है। मॉली उन्हें फाइनल रेस्ट दे देती है। पूरा फैमिली एक साथ दफन कर देती है। आयरॉनिकली ये एक्ट जिंदा लोगों से ज्यादा इंसानी था। नेक्स्ट डे दोपहर के करीब मॉली फाइनली उस होटल तक पहुंच जाती है, वही जगह जहां उसका हस्बैंड रहता था। उसका दिल ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है। पूरे सफर में उसे एक भी नॉर्मल जिंदा इंसान नहीं मिला। अब वो अंदर ही अंदर मान चुकी है, शायद वो लेट हो चुकी है। धीरे धीरे वो कॉरिडोर के लास्ट रूम तक जाती है। हर स्टेप भारी, हर सांस कंट्रोल्ड। डोर के सामने रुककर उसका हाथ हल्का सा कांप जाता है। ये वो मोमेंट है जिसके लिए वो इतनी दूर आई है। डोर नॉब धीरे से घुमाती है और रूम का अंधेरा सामने खुल जाता है। अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी है, क्या अंदर उसका हस्बैंड मिलेगा? और अगर मिलेगा तो क्या वो अब भी इंसान होगा या वो भी इस इवॉल्विंग नाइटमेयर का हिस्सा बन चुका है? हर स्टेप के साथ मॉली की सांस भारी होती जा रही होती है। वो फाइनली डोर खोलती है और उसका डर सच हो जाता है। बेड के पास एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वो वहीं फ्लोर पर बैठ जाती है। कोई चीख नहीं, कोई ड्रामेटिक रोना नहीं, बस ब्लैंक आंखें और एक भरा हुआ सीना। फिर उसकी नजर उसके हस्बैंड के हाथ पर पड़ती है। उंगली में रिंग नहीं होती। बाथरूम सिंक के पास दोनों की शादी की रिंग्स रखी होती हैं। साइड टेबल पर एक औरत का आईडी कार्ड पड़ा होता है और उसी सेकंड सब कनेक्ट हो जाता है। मॉली को याद आता है लास्ट टाइम जब उसने आइलैंड पर साथ आने को कहा था, उसने मना कर दिया था। कुछ काम है बाद में। अब सवाल ये नहीं कि वो मर गया, सवाल ये है मरने से पहले उसने क्या चूज किया। सबसे हेवी रियलाइजेशन ये है, मॉली यहाँ अपने हस्बैंड को ढूंढने आई थी, लेकिन जो सच मिला वो किसी ज़ॉम्बी से ज्यादा डेंजरस था। कुछ सच ऐसे होते हैं जिनसे बचकर भी इंसान जिंदा नहीं बचता। वो कोल्ड हार्ट से मना करता रहा। अब रीजन क्लियर हो जाता है, वो किसी और से प्यार करने लगा था। मॉली कंफ्यूज हो जाती है, क्या उसे दुख फील हो रहा है या रिलीफ? इतनी दूर, इतनी फाइट और एंड में वो इंसान मिला जो शायद कभी उसके लायक था ही नहीं। तभी पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आती है। मॉली मुड़कर देखती है, जेसन खड़ा होता है, वही पार्टनर जो अलग हो गया था, लेकिन मॉली की फिक्र उसे यहाँ तक खींच लाई। इस डिस्ट्रॉयड दुनिया में 2 ब्रोकन लोग समुंदर के किनारे बैठ जाते हैं। कोई हीरो मोमेंट नहीं, कोई प्रॉमिसेस नहीं, बस सच। मॉली चाहती थी उसकी शादी किसी तरह बच जाए। जेसन चाहता था वो प्रूव कर सके कि वो यूजलेस नहीं है। बातें करते करते रात ढल जाती है। पेन और एग्जॉशन के बीच दोनों थक कर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉली आंखें खोलती है। दिल अजीब तरह से हल्का लगता है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। वो एक बार फिर हस्बैंड के रूम में जाती है, अपनी वेडिंग रिंग उतारती है और वहीं रख देती है। उस मोमेंट वो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, एक पुरानी जिंदगी छोड़ देती है। वो जिंदगी जहाँ वो खुद को भूल चुकी थी। जेसन की हेल्प से वो अपने हस्बैंड की बॉडी को एक वुडन यार्ड पर रखती है।
और उसे पानी के फ्लो के साथ छोड़ देती है। कोई लाउड फेयरवेल नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, बस एक साइलेंट गुड बाय। ये स्टोरी ज़ॉम्बीज़ की नहीं थी, ये स्टोरी थी ग्रीफ की, ट्रूथ की और लेटिंग गो की। कभी कभी दुनिया का एंड हमारे अंदर शुरू होता है और कभी कभी सबसे बड़ा मॉन्स्टर वो इंसान होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सब कुछ खत्म करने के बाद मॉली और जेसन कार में वापस नॉर्दर्न बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। रोड पर साइलेंस है, जैसे आइलैंड ने थककर बोलना छोड़ दिया हो। रास्ते में उन्हें एक रिटर्न्ड नजर आता है। मॉली एक ही नजर में पहचान लेती है, ये लोगन की वाइफ है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। उसका पेट अब उभरा हुआ नहीं है। मॉली के अंदर एक अजीब सी फीलिंग जगती है। वो उसकी नज़र फॉलो करती है और पास की डेब्री तक पहुंचती है। वहां एक बिल्कुल नया पैदा हुआ बेबी पड़ा होता है, जिंदा, बिल्कुल ठीक, ना इन्फेक्टेड ना वायलेंट, बस जिंदा। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस देखते रह जाते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, कोई साइंस का जवाब नहीं। लेकिन यही फिल्म अपनी लास्ट लाइन बोल देती है, चाहे सिस्टम टूट जाए, चाहे दुनिया जल जाए, इंसानियत पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। कभी कभी प्यार और प्रोटेक्शन लाइफ और डेथ की बाउंड्री भी क्रॉस कर जाते हैं। जहाँ सब कुछ एंड लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत पैदा हो सकती है। ये फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं थी, ना ही सिर्फ सर्वाइवल के बारे में। ये स्टोरी थी मॉली के अंदर चल रही वॉर की। बाहर की दुनिया तो पहले ही कोलैप्स हो चुकी थी। असली सवाल ये था, क्या इंसान अंदर से भी टूट जाएगा? ये सफ़र डिस्ट्रक्शन के बीच से गुजरना नहीं था। ये सफ़र था सच को एक्सेप्ट करने का, उस सच को जिससे भागते भागते हम खुद को खो देते हैं। यहाँ ज़ॉम्बीज़ विलन नहीं थे, वो मिरर थे। वो दिखाते हैं कि यादें, प्यार, पछतावा डेथ के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। और शायद इसी वजह से ये स्टोरी अलग फील होती है। आखिर हम सब कभी ना कभी किसी जिद, किसी रिश्ते, किसी उम्मीद के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं। फिर जब सच सामने आता है, लड़ाई दुनिया से नहीं होती, खुद से होती है। मॉली सर्वाइव करती है, लेकिन जीत किसी और पर नहीं होती। जीत होती है खुद को दोबारा जोड़ लेने की, लेटिंग गो की और नए स्टार्ट को एक्सेप्ट करने की। आज की स्टोरी यहीं एंड होती है।